गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 कक्षा 9 का पाठ 2 ल्हासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म हुआ था 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदवा गांव में अपने नाना जी के यहाँ पर। इनका मूल नाम केदार पांडे था। और अब जानते हैं इनका पाठ ल्हासा की ओर। ल्हासा की ओर राहुल सांकृत्यायन जी का यात्रा वृत्तांत है। उसमें उन्होंने 1929 या 30 के नेपाल के रास्ते तिब्बत की यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें यह एक भिखारी के छद्मवेश में की थी। ल्हासा तिब्बत की राजधानी है। इस वृत्तांत में ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का रोचक वर्णन किया गया है। जिस रास्ते में राहुल जी नेपाल से तिब्बत की ओर चले, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य मार्ग था। फरी कलिंगपोल का रास्ता जब नहीं खुला था, तब नेपाल और भारत की वस्तुएं इसी मार्ग से जाया करती थी। यह व्यापारिक और सैनिक रास्ता था, इसलिए रास्ते में जगह जगह फौजी चौकी और किले बने हुए थे। ये फौजी मकान अब गिर चुके हैं। कुछ में किसान रहते हैं, कुछ परित्यक्त चीनी किले में चाय पीने के लिए वहाँ पर वो ठहर गए थे। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत नहीं है। औरतें पर्दा नहीं करती। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, अन्यथा अजनबी भी घर के भीतर जाकर घर की मालकिन को अपनी झोली में से चाय, मक्खन, सोडा, नमक दे दे तो वह चाय पकाकर मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में आपको दे देती हैं। चीनी के किले से जब वो चले तो एक राहगीर रास्ते में उन्होंने क्या देखा, एक नदी पार करनी थी, तो उन्होंने वहाँ पर एक चिट्ठी लिखी थी। उसी दिन वे थोड़ला के जो पहले आखिरी गांव था उसमें पहुँच गए। यहाँ उन्हें सुमति मिला। सुमति जो मंगोल भिक्षुक था, उनका साथी भी था राहुल जी का, जान पहचान के लोग थे। अंत में अतः ठहरने की वहाँ जगह मिल गई, किंतु जो वो पहले 5 वर्ष पहले जब वो यहाँ आए थे तो गरीब के झोंपड़े में ठहरना पड़ा था, क्योंकि वो पहले एक यात्री के वेश में नहीं आए थे, इसीलिए उन्हें यहाँ पर जगह नहीं मिली थी। डांडी तिब्बत का खतरनाक स्थल है। 17-18 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई है वहाँ की कि प्राय चोरी और डकैती वहाँ होती रहती है। वहाँ हथियार का कानून नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ में हथियार लेकर घूमता रहता है। हथियार का कानून ना होने के कारण वहाँ हर व्यक्ति को डर रहता है कहीं उन्हें कोई चोर डकैत लूट ना ले। लेखक और उसके साथी अगले दिन लंगकोर पहुंचना था, इसलिए लेखक की राय से घोड़ों पर सवार होकर 16-17 मील की ऊंचाई चढ़ने का निर्णय लिया गया। दोपहर के समय वे लोग डांडे पर पहुंचे। 17-18 फीट की ऊंचाई थी। उनके दाहिने ओर पूरब से पश्चिम की तरफ हजारों श्वेत शिखर वाली पहाड़ियाँ, भीटे की बिल्कुल पहाड़ियाँ बिल्कुल खाली थी, उन पर बर्फ थी, ना ही हरियाली। सर्वोच्च स्थान पर डांडे देव स्थानों को पत्थरों, सींगों, रंग बिरंगी झाड़ियों आदि से सजाया गया था। अब उतराई आ गई थी। लेखक का घोड़ा धीमे चल रहा था। धीरे धीरे लेखक काफ़ी पीछे रह गया था। लेखक उसे आगे चलने को कहता तो वो खुद ही पीछे सुस्त पड़ जाता था। एक स्थान पर आगे 2 रास्ते थे। लेखक बाएं रास्ते पे चला गया। 1.5 मील तक चलने के बाद पता चला उन्हें कि वो रास्ता भटक गए हैं। घोड़ा तो था ही सुस्त, अब उन्हें पीछे लौट के आना पड़ा। तो देखा कि जो सुमति था वो बहुत गुस्से में था। लेखक अपने सुस्त घोड़े की उसको विशेषता बतलाई और फिर वो वहाँ से निकल के पहुँचे। और घर में वहाँ आके उन्होंने क्या किया, सत्तू, चाय और गरम गरम थुक्पा होता है एक पीने का पदार्थ। आगे वे तिनरी के विशाल मैदान में पहुँचे, जिसके चारों ओर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ थीं। इस विशाल मैदान के भीतर एक पहाड़ी थी। इस पहाड़ी का नाम तिनरी समाधिगिरी था। उसके आसपास अनेक गांव थे जिनमें सुमति के यजमान रहते थे। उन्हें वे बोध गया के लाए गंडे बांटा करता था। गंडे पतली पतली चिरी बत्तियों के बनते थे। लेखक ने सुमति को इस बात के लिए तैयार कर दिया कि उस गांव में अब गंडे बांटो जिसमें ठहरना हो। आसपास के अन्य गांव में जाने पर बहुत समय लग जाएगा। दूसरे दिन उन्होंने भरिया कहते हैं बाहर वाहक को, जो वजन उठाता है उसको, को खोजने का प्रयत्न किया, पर उन्हें कोई नहीं मिला था। सवेरा हुआ तो वो चल देते तो अच्छा होता, पर अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। मोटे कपड़े से सिर ढक लेने पर धूप की गर्मी खत्म हो जाती थी। अपने अपनी गठरी पीठ पर लाद कर डंडा हाथ में लेकर वो लोग वहाँ से निकल देते हैं। अब वो वहाँ क्या देखते हैं, वहाँ के सभी लोग रात को क्या करते हैं, छड़ पीते हैं। छड़ एक नशीला पदार्थ होता है, वो उसको पीकर वहीं पर रहते हैं। आगे इसमें
तिब्बत की ज़मीन छोटे छोटे जागीरदारों में बटी हुई है। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है। खेती का प्रबंध करने के लिए भेजा गया भिक्षु राजा से कम नहीं होता था। जो भिक्षु था खेती का प्रबंध करता था, जिसका नाम था नमसे। नमसे बहुत ही भद्र पुरुष थे। भद्र मतलब अच्छे लोग थे, अच्छा व्यक्ति था, जो वहाँ की खेती का मुखिया था और उनकी खेती को देखा करता था कि किस खेत में कितनी फसल हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें नमसे का काम था, ये सारी चीज़ें देखना। वे बड़े प्रेम से इन लोगों से मिले। यहाँ एक मंदिर भी था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन की 103 पोथियाँ रखी हुई थीं। मोटे कागज़ पर लिखी एक एक पोथी का वजन 15 सेर से कम नहीं था। 15 सेर मतलब 15 किलो से एक पोथी का वजन कम नहीं था। सुमति अपने यजमान के पास गया और उसी दिन दोपहर के बाद लौट आया। लेखक पोथियों के अध्ययन में खोए रहे। अगले दिन वे लोग भिक्षु नमसे से विदाई लेकर वहाँ से चल दिए। तो ये हमारा पाठ था ल्हासा की ओर। ल्हासा की ओर में लेखक ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। जब वो तिब्बत जा रहे थे तो उस यात्रा का उन्होंने वर्णन किया है। तिब्बत के बारे में बताया है कि वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, ठहरने की व्यवस्था कैसी हुई, थोड़ला का जंगल कैसा था, घोड़े की सवारी उन्होंने की थी तो उन्होंने किन किन परेशानियों का सामना किया था, उतराव चढ़ाई जो भी था, तिंद्री समाधि गिरी पर उन्होंने क्या देखा, रास्ते में कितनी तेज़ धूप थी, जब वो चल रहे थे तो आगे से उन्हें ठंड का एहसास होता और जब पीछे से धूप पड़ती थी तो ऐसा लगता था मानो किसी ने जला दिया हो। तो वो शेखर बिहार में जो बुद्ध वचन की 103 पोथियाँ रखी हुई थी जिनका वज़न 15-15 सेर था, उसके बारे में भी लेखक ने इसमें अपनी यात्रा वृत्तांत में वर्णन किया है। धन्यवाद स्टूडेंट।